हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो क्लास 11th के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में एक हम इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, जो है वान डेर वाल गैस समीकरण, या इसे ही हम वान डेर वाल समीकरण के नाम से भी जानते हैं। तो आज के इस वीडियो में इस टॉपिक पर हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। मैं यही कहूँगा, यदि आप रट कर नहीं समझ कर याद करना चाहते हैं, वीडियो का अंत तक बने रहें, एक एक पॉइंट्स आपको समझ में आएंगे। तो चलिए जी, अब हम समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि वान डेर वाल समीकरण कहते किसे हैं जी। तो देखिए, सिंपल सी हम बात से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए, ये वान डेर वाल गैस समीकरण तभी आप समझ पाएंगे जब इस चैप्टर का बेसिक आपको पता हो। बेसिक का मतलब जैसे आदर्श गैस समीकरण क्या होता है, आदर्श गैस क्या होता है, गैस नियम क्या होता है। यदि आप ये सब कुछ पढ़े हुए हैं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। यदि आपने ये सभी चीजें नहीं पढ़ी हुई हैं तो थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी ही, मैं कह रहा हूँ ना, होगी ही। बट मैं ये इतना प्रयास करूंगा कि आपको समझ में आ जाए, दिक्कत ज़्यादा आपको ना हो। ठीक है, तो चलिए जी, क्योंकि आपका पढ़ना तो कर्तव्य था ना। पीछे के टॉपिक, अगर ये 10वां लेक्चर है, बताइए 9 लेक्चर हमने पढ़ाया हुआ है, नहीं पढ़ेंगे तो कैसे समझ में आएगा। फिर भी मैं कोशिश करूंगा, देखता हूँ जी आपको समझ में आता है कैसे नहीं। देखिए, आदर्श वान डेर वाल गैस समीकरण, तो देखिए एक समीकरण है जिसको हमने पीछे पढ़ लिया है, जो है आदर्श गैस समीकरण। ये हमने पिछले पढ़ लिया है। तो आदर्श गैस जो समीकरण है, इसी को वान डेर वाल ने क्या किया, इसमें संशोधन किया। अब इसमें संशोधन किया, ठीक है ना, ये जो समीकरण है इसमें संशोधन किया। इसमें इन्होंने क्या किया, संशोधन किया। वान डेर वाल ने आदर्श गैस समीकरण में संशोधन किया और संशोधन करके एक समीकरण दिया, और इसी समीकरण को ही वान डेर वाल गैस समीकरण कहते हैं। समझ में आ गया ना। आदर्श गैस समीकरण को ही क्या किया गया, उसमें संशोधन किया गया, और जो हमें समीकरण फिर से प्राप्त हुआ उसी समीकरण को वान डेर वाल गैस समीकरण कहते हैं। तो पहली बात आपको समझ में आ गया। उसी बात को यहाँ पे थोड़ी तरीके से घुमा कर लिखा गया है। क्या लिखा गया है कि वान डेर वाल्स ने आदर्श व्यवहार के विचलन को दर्शाने के लिए आदर्श गैस समीकरण में निम्न संशोधन किए। मतलब सिंपल सी बात है, आदर्श गैस समीकरण में संशोधन किए और उससे जो प्राप्त हुआ समीकरण वही है वान डेर वाल गैस समीकरण। इतनी बात समझ गए। अब आगे आपको समझने के लिए 2 चीजें आपको जाननी आवश्यक है। सबसे पहली बात, आदर्श गैस किसे कहते हैं। तो देखिए, आदर्श गैस उस गैस को कहते हैं जो गैस के नियम का पालन करता है या अनुसरण करता है। ठीक है ना, उसे हम आदर्श गैस कहेंगे। मतलब ऐसा गैस जो मतलब गैस के नियम का पालन करता है, उसे हम आदर्श गैस कहते हैं। अब एक बात आपको इंपॉर्टेंट जाननी ये चाहिए कि जो आदर्श गैस है, ऐसा कोई भी गैस अभी तक उपलब्ध नहीं है हमारी, मतलब जहां तक हमने खोजा है, मतलब कोई भी ऐसा गैस नहीं है जो आदर्श गैस है। ये भी बात समझ गए। तीसरी बात, आदर्श गैस समीकरण का जो फॉर्मूला होता है, जो समीकरण वहां पे मिलता है, वो PV = nRT मिलता है। ये याद है, मैंने ये प्रूफ भी आपको कराया था, आदर्श गैस समीकरण। अब देखिए, इसी समीकरण में ही संशोधन किया गया है। अब क्या क्या संशोधन किया गया है मैं आपको बता दे रहा हूं। यहाँ पे P क्या है, दाब है, और यहाँ पे V क्या है, आयतन। इन्हीं दोनों में केवल संशोधन हुआ है। अब क्या इसमें संशोधन करके क्या इसके जहाँ स्थान पे रखा गया है उसको हम समझ लेंगे जी। तो चलिए अब हम समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमने सबसे पहले इतनी बात आप लिख देंगे, वान डेर वाल ने आदर्श व्यवहार के विचलन को दर्शाने के लिए आदर्श गैस समीकरण में निम्न संशोधन किए हैं। ठीक है ना। उसके बाद आपको नीचे पहला संशोधन किस में किया गया है, दाब में संशोधन। मतलब नहीं बताया था अभी ना, हमने आपको बताया जी कि PV = nRT होता है। तो पहले P में संशोधन किया है, P दाब है तो दाब में संशोधन, दूसरा में हम आयतन में संशोधन पढ़ेंगे जी। तो समझिए, अब बात को यहाँ पे समझना क्या है, ये समझना हमें ये है कि दाब में संशोधन किया गया है।
देखिए इतना आपको अगर समझना है, याद करना है, तो आप एक फिगर में बना रहा हूँ उसको पहले समझिएगा, समझ जाएंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। नहीं समझेंगे ना, ये याद भी नहीं होगा। तो मुझे याद कराना है आपको, और वो भी समझाकर, रटवा कर नहीं। तो समझिएगा, देखिए एक सपोज डेट ये एक बर्तन है, ठीक, ये आपने समझ लिया कि ये क्या है, एक बर्तन है। थोड़ा सा मैं बड़ा ही बना दे रहा हूँ। ये एक बर्तन है। अब इस बर्तन में इस बर्तन में क्या है, यहाँ पे गैस भरे हुए हैं। ये कौन सी गैस है, तो ये वास्तविक गैस हैं। ये कौन सी गैसें हैं, तो वास्तविक गैसें हैं। तो इतनी बात समझ गए कि ये क्या कौन सी गैसें हैं, वास्तविक गैसें। तो ये एक बर्तन है या एक सिलेंडर है जिसमें ये भरी हुई हैं। अब इसमें बात ये होता है कि जो गैसें, मतलब जो गैसों के अणु, यहाँ पे गैसों के बहुत सारे अणु हैं, तो जो अणु, गैसों के जो अणु बर्तन के ठीक बीच में होते हैं, मतलब बर्तन से दूर होते हैं। ठीक बीच का मतलब बर्तन से यदि वो दूर होंगे तो उन पे क्या लगेगा, उन पर जो बल लगेगा वो संतुलित बल लगेगा। जैसे मतलब इनका परिणामी बल शून्य होगा। कैसे, तो देखिए ये एक क्या है, मान लेते हैं ये बर्तन से दूर पर ये अणु है, मतलब बीच में हमने यहाँ पे दिखा दिया। अब देखिए ये अणु है, तो इसके इस ओर भी एक फोर्स लगेगा। ये जो गैसों के अदर अणु है वो इसको अपनी ओर आकर्षित करेंगे, ठीक है, कोई अपनी ओर खींचेगा तो इधर से भी कोई अपनी ओर अणुओं को खींचेगा, ठीक है ना, क्योंकि जिसमें द्रव्यमान होता है उनके बीच आकर्षण प्रतिकर्षण होता है। ऐसे ही मान लेते इधर भी तो अणु होंगे, वो अपनी ओर खींचेंगे, इधर भी अपनी ओर खींचेंगे, कोई इधर से खींच रहा है, कोई इधर से खींचेगा, कोई इधर से खींचेगा, तो कोई इधर से खींचेगा। इस प्रकार जो बीच में गैसों के अणु होंगे उन पर चारों दिशाओं से उस पर क्या लगता है, बल लगेगा। तो मान लेते हैं इधर से एक बल लगा, तो ये वाला बल इसको असंतुलित, मतलब इस वाले को मान लेते हैं इधर 5 न्यूटन का बल लगा, तो इधर भी 5 न्यूटन का ही बल लगेगा। इसका मतलब सिंपल सी बात यह है कि ऊपर अगर 5 न्यूटन का बल लगता है, नीचे भी 5 ही न्यूटन का बल लगेगा। इसका मतलब इस पर तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, जहां पे है वहीं पे रहेगा, घूमता रहेगा अपने अनुसार। समझ रहे हैं ना। तो इस प्रकार चारों ओर जब बल लगता है तो इसलिए इसका परिणामी बल शून्य हो जाता है। इसका परिणामी बल क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो जो भी गैस बर्तन की दीवार से दूर होते हैं, जिन गैसों के अणु बर्तन की दीवार से दूर होते हैं, उनका परिणामी बल क्या होता है, परिणामी बल शून्य होता है। परंतु जो गैस के अणु बर्तन के दीवार के पास होते हैं उन पर परिणामी बल शून्य नहीं होता। क्यों नहीं होता, समझिएगा। मान लेते इस पर इस दिशा में भी बल लग रहा है, इस दिशा से भी बल लग रहा है, फिर से एक इस दिशा में भी, फिर से एक इस दिशा में भी बल लग रहा है। तो इधर तो ये सभी अणु हैं, तो इन अणुओं के कारण इधर बल लग रहा है, ये इधर खींच रहे हैं। परंतु दीवार की बिल्कुल पास में है तो इधर कोई अणु है नहीं, तो उधर खींचेंगे नहीं। जब नहीं खींचेंगे तो इसका संतुलित बल, क्या असंतुलन यहाँ पे बल लग रहा है कि नहीं। और जब असंतुलन बल लगेगा तो ये तो अणु सब इधर खींच रही हैं, तो जब ये इधर सब खींच रहे हैं तो ये वाला जो अणु है इस बर्तन के दीवार पर अगर टकराएगा भी, टक्कर भी देगा तो बहुत ही धीरे से देगा, बहुत ही धीरे से क्या होगा, टक्कर देगा। और धीरे से टक्कर देने का मतलब क्या है कि ये जो अणु है, ये जो बर्तन से बहुत ही पास अणु है, वह उस अणु के कारण जो दाब होगा वो बहुत ही कम उत्पन्न होगा, क्योंकि धीरे से टक्कर देगा तो दाब कम उत्पन्न होगा। और ये तो इस पर परिणामी बल शून्य है, मतलब ये अपने अनुसार गति करता रहेगा, तो ये जो बर्तन पे दीवार पर अधिक टक्कर लगाएगा। इतनी बात समझ गए हैं तो आगे बढ़ते हैं। देखिए वही बात यहाँ पे बताया गया है। क्या बताया गया कि गैसों के जो अणु बर्तन के दीवार से दूर होते हैं, गैसों के जो अणु बर्तन की दीवार से दूर होते हैं, ठीक है ना, उन पर सभी दिशाओं से समान आकर्षण लगने के कारण परिणामी बल शून्य होता है। उन पर सभी दिशाओं से आकर्षण बल लगने के कारण परिणामी बल शून्य होता है।
जबकि दीवार के पास वाले अणु पर असंतुलन बल कार्य करता है। दीवार के पास वाले बल पर असंतुलित बल कार्य करता है, जिसके कारण अणु बर्तन की दीवार पर टकराने का वेग आदर्श गैस से कम होता है। जिसके कारण क्या होता है कि इसके टकराने का जो वेग है, टकराने का जो गति है, वो क्या होता है, आदर्श गैस से कम होता है। अतः दीवार पर लगने वाला दाब में कमी आती है। मतलब दीवार पे जो लगने वाला दाब है, तो इस अणु के कारण दीवार पर लगने वाला दाब में कमी आती है। ठीक है ना, जिसका मान कि इन्होंने बताया, वांडर वाल ने, जिसका मान कितना होता है, उस दाब का मान कितना होता है, a/v/n का होल स्क्वायर होता है। मतलब अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो ये इस प्रकार है, a/v/n का होल स्क्वायर, ऐसा है। किसका इन्होंने बताया, तो इन्होंने दाब का मान बताया है। किसका, दाब का मान बताया है कि इस अणु के कारण इस पर लगने वाले दाब का मान। ठीक है ना, तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। चलिए जी, ये अगर इरेज में करता हूँ तो ये आ जा रहा है। चलिए मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, जस्ट अ मिनट। ठीक है ना, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। अब बात को हमें क्या समझना है, तो यहाँ पे हमें ये बातें बता दी गई जी, आप समझिएगा। मतलब सिंपल सी बात ये है कि इस अणु के कारण दाब अधिक लगता है, इस अणु, गैस के अणु के कारण दाब कम लग रहा है। तो इस दाब का मान इन्होंने कितना दिया, a/v/n का होल स्क्वायर दिया है। देखिए, अतः आदर्श गैस समीकरण का जो दाब P होता है, आदर्श गैस समीकरण का जो दाब P होता है, ठीक है ना, वो किसके बराबर होगा, तो उस गैस के, आदर्श गैस समीकरण का जो दाब P होता है, वो इस बर्तन के दाब तथा इस अणु के द्वारा लगाया गया बर्तन के दाब के योग के बराबर होना चाहिए। मतलब सिंपल सी बात आपने समझा कि जो आदर्श गैस समीकरण में ये फॉर्मूला आपको दिया गया था, PV=nRT। बात को अगर आप नहीं समझेंगे तो समझ में नहीं आने वाला, हार्ड टॉपिक के पहले ही मैं बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे जो P है, तो ये आदर्श गैस समीकरण द्वारा दाब का मान है जो P रख दिया गया है। परंतु वांडर वाल ने कहा कि ये जो P का मान होगा, आदर्श गैस समीकरण के लिए जो P का ये जो मान है, वो केवल आदर्श गैस समीकरण में तो P ही रखा, परंतु वांडर वाल ने कहा कि इनका जो P का मान होगा वो P+a/v का होल स्क्वायर होगा। जहां पर ये तो दाब है आदर्श गैस समीकरण का दाब, ये P क्या है, तो ये P मैं बता दे रहा हूं कि इस बर्तन में एक हमने क्या लगा दिया, इसमें दाब मापी लगा दिया। जैसे कि आप मतलब बाइक में जाते हैं हवा चेक कराने की, देखिएगा मेरे टायर में हवा है या नहीं, बाइक के टायर में हवा है या नहीं, तो वो चेक करते हैं तो एक धारा मापी एक जो दाब मापी लगाते हैं। ठीक है, तो उससे दाब पता चल जाता है कि कितने दाब ये दे रहा है, तो मतलब कितना हवा है। तो वही इस बर्तन का जो दाब होगा वही है P, और उसके बाद ये दाब, ये किसका मान है, तो इस अणु के द्वारा इस पर लगाया गया दाब है, इस बर्तन पर लगाया गया दाब का मान है a/n/v का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिखूं तो ये इस प्रकार लिखा गया, P+a/n/v का होल स्क्वायर। तो इस आपको ये जो समीकरण है, इस समीकरण को याद रखना है। ठीक है, मतलब इस P के जगह पर हमें ये टोटल मान रखना होगा। जहां P क्या है, तो नापा गया दाब, इस बर्तन का नापा गया दाब है। उसके बाद A क्या है, तो ये एक नियतांक है। उसके बाद N क्या है, N है मोलों की संख्या। V क्या है, यहाँ पे V है आयतन। इतनी बात समझ गए। और केवल आपको ये याद रखना है कि P के जगह पर हमें इतना मान रखना है वांडर वाल के अनुसार। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे जी। ठीक है ना, चलिए देखिए ये थोड़ा सा टॉपिक हार्ड है, आगे बढ़ते हैं।
तो पहला हमने देख लिया दाब में संशोधन, और दाब में संशोधन करके इन्होंने P का मान इतना निकाल दिया है। अब हमें दूसरा संशोधन किस पर, आयतन में संशोधन, ठीक है ना। पहले P में हो गया, अब V में संशोधन होगा। तो आयतन में कैसे संशोधन होगा उसको समझिएगा। इसको समझने के लिए फिर से एक फिगर में बना रहा हूं, उसको समझिएगा। देखिए ये एक बर्तन है और ये एक बर्तन है, यहाँ पे हमने दो बर्तन ले लिया। अब इस बर्तन में जो गैस भरा है ये आदर्श, ठीक है ना, इस बर्तन में जो गैस हमने भरा है वो क्या है, आदर्श गैस है। इस बर्तन में क्या है, जो नॉर्मल सी क्या है, गैसें हैं, ठीक है ना, या हम वास्तविक गैस लिख सकते हैं। ठीक, तो इसमें आदर्श गैस है, इसमें वास्तविक गैस है। अब आदर्श गैस के ये मान लेते हैं सपोज डेट ये अणु हैं, ये वास्तविक गैसों के अणु हैं। ठीक, आपको इतना समझ गए, आदर्श गैस ये वास्तविक गैस के अणु है। अब इसमें हमें क्या समझना है, समझना हमें ये है कि देखिए ये जो आदर्श गैस के जो अणु हैं, यदि इन अणुओं को एक जगह इकट्ठा किया जाए, तो इस अणुओं को सभी को एक जगह इकट्ठा करें ना, तो ये सभी अणु एक जगह, मतलब बिना इसका स्थान घेरे यहीं पर इतना, मतलब इस छोटा सा हिस्से में ये सभी इकट्ठा हो जाएंगे। परंतु जो वास्तविक, मतलब आपको क्या समझ में आया कि इन सभी गैसों को अगर हम एक जगह इकट्ठा करते हैं तो ये सभी यहाँ से हटकर इस एक कोने में, इस एक कोने में इतने स्थान में ही ये इकट्ठा हो जाएंगे, इतने एक ये छोटे से स्थान में ही ये इकट्ठा हो जाएंगे। इतनी बात समझ गए। परंतु वास्तविक गैसों के अणुओं को अगर हम इनको इकट्ठा करें ना, इनको इकट्ठा करें, ठीक है, इनके गैसों को, ये सभी को अगर हम इकट्ठा करते हैं तो इनके गैसों के अणु लगभग इतने में इकट्ठा होंगे, ठीक है ना, इतने में इकट्ठा होंगे। इससे हमें ये पता चला कि इन गैसों के लिए गति करने के लिए इनके पास बहुत ज्यादा स्थान है, ठीक है ना। परंतु जो वास्तविक गैसें हैं, ठीक है ना, परंतु जो वास्तविक गैस है, इनके अणुओं की गति करने के लिए थोड़ा कम स्थान है। इनकी तुलना में इनके पास तो लगभग सभी आयतन का स्थान है, पूरा आयतन, बर्तन का पूरा आयतन का स्थान है, परंतु इनकी गति करने के लिए पूरा बर्तन का तो स्थान नहीं है, मतलब इसकी तुलना में इनका कम स्थान है। इसका मतलब ये इनके अणु तेजी से गति करेंगे, इनके अणु धीमी सी गति करेंगे, ठीक है ना। तो वही बात अब इतना समझ गए तो समझिए, आगे आपको समझ में पढ़ेंगे आ जाएगा। कह रहा है कि वास्तविक गैसों के अणुओं का कुल आयतन गैसों के आयतन की तुलना में नगण्य होता है। मतलब वास्तविक गैसों के अणुओं का जो कुल आयतन है वो कह रहा है गैसों के आयतन, मतलब आदर्श गैसों की आयतन की तुलना में नगण्य होता है, ठीक है ना। अतः गैसों के अणुओं की गति करने के लिए पूरे बर्तन की आयतन नहीं होता है। मतलब यहाँ पे ये बताया गया कि गैसों के अणुओं के गति करने के लिए पूरे बर्तन में क्या होता है, आयतन, मतलब आयतन नहीं होता, पूरे बर्तन का आयतन नहीं होता है। अतः गैसों का वास्तविक आयतन ज्ञात करने के लिए बर्तन का कुल आयतन से अणुओं द्वारा घेरे गए आयतन को घटा देते हैं। मतलब सिंपल सी बात है कि यहाँ पे अणुओं, मतलब n मोलो गैसों के लिए संशोधित जो आयतन का मान V/n भी इन्होंने दिया है। मतलब ये है ना, आदर्श गैस समीकरण में P/P/V/n RT जो होता है, तो यहाँ पे जो V का इन्होंने मान दिया है वो V का मान वान डर वाल ने इतना दिया है, ठीक है ना, V-NV। जहाँ पे ये स्मॉल v क्या है, स्मॉल v है जो आयतन, ठीक है ना। अगला कह रहा है कि जहाँ पे n क्या है तो n है मोल, अब b क्या है तो b है आणविक आयतन स्थिरांक। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। सिंपल सी बस यही आपको बात समझना है कि इस v का मान हमें यहाँ पर इसके द्वारा मिल गया है। कितना मिला है तो इतना मिला है जी, आपको ये याद रखना है। जब इतना मिल गया,
जब हमें इतना मिल गया है तो आप समझिएगा। उसके बाद हमने लिखा है जहाँ B इक्वल टू, बी क्या है, आणविक आयतन स्थिरांक है, N क्या है, मोल है, V क्या है, आयतन है। उसके बाद लिखा है आदर्श गैस समीकरण। अच्छा, आदर्श गैस समीकरण P इक्वल टू क्या होता है, आदर्श गैस समीकरण P इंटू V बराबर क्या होता है, nRT होता है। तो आप बात समझिएगा, वान वाल गैस समीकरण, हम वान वाल गैस समीकरण ही पढ़ रहे हैं, तो इसके अनुसार आप समझिएगा, इसके अनुसार हमें क्या समीकरण मिला। तो समझिए, इस P के जगह पर आदर्श गैस समीकरण में ही तो संशोधित करके वान वाल समीकरण दिया गया है ना। तो समझिएगा, P के जगह पर देखिए, यहाँ पे P के जगह पर जब संशोधन किया तो P के जगह पर P प्लस AN/V का होल स्क्वायर रखेंगे। तो चलिए हम रखते हैं, P के जगह पर क्या रखेंगे, P के जगह पर हम रखेंगे P प्लस AN/V का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना हमने रख दिया, इंटू V के जगह पर देखिए V माइनस NV रखेंगे, NB इतना रख दिया, फिर से इक्वल टू है तो इक्वल टू NRT है तो NRT हमने लिख दिया। तो देखिए, ये जो हमें समीकरण यहाँ से मिला है, ये जो समीकरण मिला है, इसी समीकरण को हम क्या कहते हैं, वान वाल गैस समीकरण कहते हैं। अब इसी को थोड़ा सा हम आगे चाहें तो सॉल्व भी कर सकते हैं, क्या कि यदि n इक्वल टू 1 मोल हो, मतलब यदि मोलों की संख्या 1 हो, तो जहां जहां मोलों की संख्या 1 है वहां पे यदि 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, तो समझिएगा P प्लस ये क्या हो जाएगा, देखिए इसके जगह पर तो ये 1 हो गया, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर होल स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और यदि 1 में a का गुणा होगा तो ये a हो जाएगा, और ये स्क्वायर तो V पर ही है तो V स्क्वायर हो जाएगा, और इनटू ये क्या है, V है, और ये n का मान यदि 1 होगा तो 1 B में गुणा कराएगा तो B ही हो जाएगा, तो V अब B हो जाएगा, इक्वल टू n का मान यदि 1 है तो 1 इसमें गुणा कराएगा तो केवल RT बचेगा। तो ये हमें समीकरण फिर से एक मिल गया। तो देखिए, ये दोनों समीकरण किसका है, वान वाल गैस समीकरण के ही समीकरण है। तो या तो आप इसको याद रखें या इसको याद रखें, दोनों को याद रखते हैं तो और अच्छी बात है। तो ये आपका प्रूव्ड हो जाता है, ये आपका समीकरण मिल जाता है। तो यहाँ तक आपको लिखना होगा। देखिए, मैं इस बात को 100% मानता हूँ कि आपको थोड़ी ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ेगी इस टॉपिक को तैयार करने में, क्योंकि बेसिक जिनका क्लियर नहीं है उनको भी थोड़ी दिक्कत होगी, जिनका बेसिक क्लियर है उनको भी थोड़ी सी इस नियम में परेशानियाँ होती हैं, क्योंकि थोड़ा सा हमें याद करने वाला भी ये टॉपिक है। अदरवाइज़ मैं यही कहूँगा ना, 1-2 बार वीडियो देखिएगा, 1-2 बार आप पढ़ेंगे, नोट्स बनाकर लिखेंगे, सब समझ में आएगा, याद भी हो जाएगा। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, यदि आपको लगता है आपके लिए कुछ मेहनत किया गया है, कुछ आपको इस टॉपिक को समझने के लिए इजी कर दिया गया है, तब जाकर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दूसरी बात मैं कहूँगा, यदि क्लास 11th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का पढ़ाई करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। और सबसे खास बात, कोई टॉपिक है जो आपको नहीं समझ में आता, जैसे वान वाल गैस समीकरण नहीं समझ में आ रहा है, पढ़ना है तो आप लिखिए यूट्यूब पर वान वाल गैस समीकरण ब्रदर सर, इतना लिख कर सर्च कर लेंगे, वीडियो आपको मिल जाएंगे, वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।